डीमन स्लेयर का एपिसोड हमारे को 7 देखने को मिल चुका है, जिसके अंदर हमें अगर रिकॉल करें तो हैंटेंगू के जो भी पिछले क्लोन है वो सारे मर्ज होके जोहाटाकू बन जाते हैं, नया क्लोन जो किड शेप अपीयरेंस का होता है। फिर उसकी पावर की थोड़ी ग्लिम्स देखने को मिलती है और थोड़ी सी फाइटिंग सीन्स और थोड़ी सी चिटचैट्स और प्लस में ग्योको के कुछ एक्स्ट्रा सीन्स हमें दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उसकी फाइटिंग स्टाइल उसी के साथ उसके थोड़े से चिटचैट बिटवीन दी मिस्ट हाशिरा, जहाँ पे पूरे 2 एपिसोड्स के अंदर से हमारी लव हाशिरा मिसिंग है और पता नहीं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आने वाली भी है या नहीं। तो आज हम यही देखते हैं कि एपिसोड 8 के अंदर क्या होगा और उसको मैं आपको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड ही खत्म हुआ था, जहाँ हमारा मिस्ट हाशिरा एक वाटर ऐसे शेप के अंदर फंसा हुआ था और वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, बट एट द एंड सेकंड फॉर्म यूज करने के बाद मिस्ट का वो उससे निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड। मुझे एक बात नहीं समझ आई, कोटेत्सु जब पानी के अंदर हवा ब्लो करता है तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और जो भी हाशिरा ये ब्रीडिंग फॉर्म को यूज करते हैं ये सक्सेसफुल हो ही पाता है, इसी वजह से वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कैसे कर दिया ये समझ नहीं आया। उसी के साथ जो फिजिक्स के लॉज की माँ बहन एक करी डीमन स्लेयर ने, उसके साथ चलो अभी ये भी एक्सेप्टेबल हम कर लेते हैं। तो सीन उधर से रिज्यूम होता है, हमारा मिस्ट हाशिरा जैसे तैसे उस वाटर प्रिजन से निकलता है जहाँ पे वो खास रहा होता है, जहाँ पे उसको कुछ क्लिप्स देखने को मिलते हैं अपने पास्ट के। फिर तभी भी वो खास रहा होता है, जहाँ पे मिस्ट हाशिरा खुद से बात कर रहा होता है कि मैं चाहता तो आराम से निकल जाता, पर जो नीडल है ये नीडल बहुत ज्यादा बैड है, इसके अंदर पॉइजन भरा हुआ है, जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी का फुल यूज नहीं कर पा रहा। फिर मिस्ट हाशिरा को उसके मास्टर का एक डायलॉग याद आता है कि जब आप दूसरों की केयर करने लग जाते हो तब आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, और वो इधर ही अप्लाई होता है। फिर जैसे ही वो निकलता है सारे इल्यूजन और उस वाटर प्रेजेंस से, तो फटाफट वो उस बॉय के पास जाता है जो उसकी मदद कर रहा होता है, और जाके देखता है वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जहाँ उसके पेट में एक वाइटल वूंड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। और मिस हाशिरा बोलता है तुम मेरे को नहीं छोड़ सकते। फिर मिस हाशिरा जैसे उठता है तो गुस्से में जाके जो डीमन ने पेट में वो जख्म दिया था उसके पास जाके फिर उसको स्ले कर देता है। जैसे मोचिरो के बाहों में कोटेत्सु अपनी आखिरी सांस ले रहा, उसी के साथ उसको उसके पास के कुछ ग्लिम्स याद आने लग जाते हैं जो उसके साथ हुए थे, जो बहुत ज्यादा ट्रेजिक थे। तो वो देखता है जैसे मेरे पापा मेडिसिन ढूंढने गए थे पहाड़ों पे, तो पहाड़ों से गिर गए थे और वो मेडिसिन मेरी माँ के लिए ढूंढने गए थे, और उस टाइम मैंने अपनी माँ और बाप को एक साथ खो दिया था। फिर उसको याद आता है 10 साल के जब मैं था तो मेरे माँ बाप मेरे को छोड़ के चले गए थे, और मुझे जहां तक याद है मेरे पास एक ट्विंस था जो मेरे ही जैसा दिखता था। और फिर इसके बाद इसके भाई का नाम याद आता है जो होता है यूइचिरो। जैसे हमारा मिचिरी पास्ट को याद करता था, उसको सबसे पहला डायलॉग किया आता है, डूइंग गुड फॉर अदर्स विल कम बैक टू हेल्प यू, वही जो हमारा टांजिरो ने बोला मिचिरी को, और ये शब्द किसी और के नहीं उसके फादर के थे। जहाँ पे हमें फिर मिचिरी का एक ट्रेजिक पास्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे उसके पेन सफरिंग और उसके भाई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो उसके फादर और मदर के बीच के थे वो सारे हमें डिटेल में देखने को मिलता है। जैसे आप इस पूरी स्टोरी को एनीमे के अंदर कवर करो, आपकी आंखों के अंदर एक नमी होगी और दिल के अंदर थोड़ा सा दुख भी होगा। फिर मिचिरी को याद आता है जैसे मेरी मेमोरी गई थी तो मैं अपने भाई के जैसा होता था, जहाँ पे मेरा भाई बहुत ज्यादा क्रूवल था, जहाँ पे मेरी मम्मी और पापा के मरने के बाद वो दुख व्यतीत नहीं कर रहा था, वो उनको ब्लेम कर रहा था, सिर्फ मेरी मम्मी ही बीमार थी तो वही मरनी चाहिए थी, मेरा फादर भी दवाई ढूंढने के चक्कर में वो भी निकल लिया। यहाँ पे कुछ देर के बाद ओएटाका की बीवी आती है, जहाँ पे इनसे ये कांटेक्ट करती है और कहती है आप फर्स्ट ब्रीडिंग स्टाइल को यूज कर सकते हो, इट मींस आप शॉर्ट्समैन के डिसेंडेंट हो और आपको शॉर्ट्समैन बनना चाहिए और आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पे फिर दोनों भाई के बीच में आर्गुमेंट होती है, जहाँ पे मिचिरो चाहता है शॉर्ट्समैन बनना और यूचिरो चाहता है कि वो दोनों में से कोई शॉर्ट्समैन बने। फिर जैसे यूचिरो की वाइफ जाती है, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी चिटचैट होती है, थोड़ी सी एग्रीमेंट होती है। फिर उसके बाद जब ये खा पी के सोने जाते हैं तो वहां पे एक डीमन आके अटैक कर देता है डायरेक्ट यूचिरी पर। म्यूचिरो सरप्राइज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता क्या होता है, और उसके हाथों में उसका भाई होता है जो मरने वाला हो डीमन की वजह से। वो पागल हो जाता है और अपने क्रोध में आके फर्स्ट ब्रीडिंग यूज करता है वो फर्स्ट टाइम, और उसके बाद वो डीमन तकलीफ के बाद मार पाता है। बट जब वो डीमन को मार देता है तो उसके पास प्रॉपर एनर्जी नहीं बचती और वो अपने भाई के पास रेंगते रेंगते जाता है, और फिर बाद में उन दोनों के बीच में एक सैड टॉक होता है जहाँ पे उसका भाई एंड में मर जाता है। बैक टू मिचिरी हमारा प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे उसके हाथों में भी अभी कोटेत्सु था। इस ट्रेजिक पास से जब उसको ये सारी यादें आ जाती है और उसके हाथ में कोटेत्सु होता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जब उसके पास धीरे धीरे बहुत सारी पावर स्ट्रेंथ आ रही होती है, उसको पता नहीं चलता है कहाँ से आ रही होती है। पर उधर ही अगर आप उसके फेस पे फोकस करोगे तो उसके फेस पे एक डीमन स्लेयर मार्क आता है, सेम एज टांजिरोस मार्क। फिर उसके बाद एकदम से सीन चेंज होता है, ग्योकू उधर ही था उस कुटिया में जहाँ
जहाँ पे स्वॉर्ड स्मिथ वो उस ब्लेड को धार दे रहा था ग्योको को इग्नोर करके। फिर एकदम से ब्लिंक ऑफ आई म्यूचिरी आता है और सीधा अपनी तलवार चढ़ाता है ग्योको पे। फिर गोको की हालत पंचर हो जाती है। उसके फेस पे वो एक्सप्रेशन देख के हम भी डर महसूस कर सकते थे कि वो ये समझ नहीं पाता वो वाटर प्रेजेंस से निकला कैसे, और जो उसके मुंह पे वो डीमन स्लेयर मार्क है उससे वो और हैरान हो जाता है। क्योंकि मुजान ने उसको ऐसा बताया था सिर्फ और सिर्फ जिसके पास वो इयररिंग होगा सिर्फ उसी के पास डीमन स्लेयर मार्क है। जहां पे ग्योको फिर से हैरान हो रहा था, इसके मूव्स एक नेक्स्ट लेवल पर है, जहां पे जो पहले जो लड़ रहा था और जो अब लड़ रहा है उन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। फिर ग्योको के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अपनी स्लीव के अंदर जो चीज छुपा रहा होता है वो एनलीज करता है, उसके ऑक्टोपस जैसे पैरों को निकालता है और पूरी कुटिया में फैला देता है और पूरी कुटिया डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे पूरी कुटिया पे अटैक होता है, हुटारू पे भी अटैक होता है और वो टेंटिकल जैसे पैरों से वो भी जाके दूर गिरता है, बट जैसे वो गिरने वाला होता है वो एक पत्थर को पकड़ लेता है जिसपे वो अपनी तलवार को धार दे रहा था, और फिर वो दूर जाके गिरता है और फिर जैसे गिरता है वो उठता है और फिर से अपना धार का काम शुरू कर देता है। और ग्योको ये चीज देख के हैरान होता है, सिर्फ ग्योको नहीं हम व्यूअर्स भी देख के हैरान हो रहे थे, भाई इतना डेडिकेशन कैसे। बट ग्योको के पास एक और प्रॉब्लम थी, म्यूचिरी, और उसको सामना करना था और नए म्यूचिरी का ग्योको को सामना करना था। और जैसे ग्योको म्यूचिरी को देखता है वो क्या कर रहा है, वैसे उसके सारे पैर एक एक करके कटने लग जाते हैं जैसे कोई बटर काट रहा है, और देखते हो सारा म्यूचिरी कर रहा है पर वो कर कैसे पा रहा है। पहले तो म्यूचिरी उसके सामने खड़े होने पे भी स्ट्रगल कर रहा था, पर देखते उसकी ब्लेड उसकी ब्लेड चेंज हो गई है और बाद में बदलता है उस कुटिया के अंदर दूसरा स्वॉर्ड स्मिथ था वो उसको एक नई तलवार देता है। और जैसे म्यूचिरी को नई स्वॉर्ड मिलती है वो कानामोरी को थैंक यू बोलता है। फिर इसके बाद म्यूचिरी और ग्योको के बीच में लड़ाई होती है जहां पे म्यूचिरी 5th फॉर्म को यूज करता है, ब्रीडिंग ऑफ मिस्ट, जहां पे वो ऑलमोस्ट कितनी बार इस फॉर्म के थ्रू गर्दन काट देता है, बट जैसे तैसे उसकी पोर्ट की स्पीड से वो स्केप कर जाता है, मींस वो दूसरे पोर्ट में स्विच कर जाता है जिसकी वजह से वो आराम से वो टेलीपोर्ट कर पाता है। और जैसे ही ग्योको भाषण दे रहा होता है कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, वैसे उसी की टाइम उसकी गर्दन कट जाती है, पर कैसे, वो तो बहुत दूर खड़ा था। बाद में देखता है वो जैसे अपनी नेक्स्ट ब्रीडिंग स्टाइल यूज करता है उसकी गर्दन कट जाती है और वो बहुत ज्यादा शॉक में होता है। और जैसे ही गर्दन कटती है वो मरता नहीं है, वो अपनी एक ट्रू फॉर्म दिखाता है। इट मीन जब जब उसके साथ वो पोर्ट एग्जिस्ट करता है उसको मारना इम्पॉसिबल है, उसकी ट्रू फॉर्म में मार सकते हो आप। फिर उसके बाद म्यूचिरी ग्योको को गुस्सा दिला देता है और फिर ग्योको अपने एक रियल फॉर्म में आता है। उस रियल फॉर्म की उसके फेस तो रहती है पर उसके पास हाथ भी आ जाते हैं और उसके पैर ऐसे होते हैं जैसे किसी मरमेड के हो, और उसकी पूरी बॉडी एक सेल से कवर हो जाती है और उसको सेल्स को काटना उतना ही डिफिकल्ट है जितना एक डायमंड को काटना है। इवन इजिली डायमंड कट सकता है पर इसके ये सेल्स नहीं कट सकते। फिर उसके बाद इनकी असली फाइट स्टार्ट होती है अकॉर्डिंग टू ग्योको, और फिर एट द एंड ये पूरा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है, जहां पे इन दोनों की नेक्स्ट एपिसोड में हमें प्रॉपर फाइटिंग देखने को मिलेगी। फिर क्या इस फॉर्म के अंदर म्यूचिरो ग्योको को हरा पाएगा, अगर हाँ तो किस डिफिकल्टी से, और उसकी क्या कोई मदद करने आएगा, ये सब हम जानेंगे एपिसोड 9 के अंदर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और आप स्टे ट्यून रहो, 2 दिन के अंदर नया एपिसोड आने वाला है। चलो बाय।